न वृद्धिर बहुमंतव्या या वृद्धि क्षयमावहेत। क्षयोपि बहुमंतव्यो यः क्षयो वृद्धिमावहेत। मनसा वाचा कर्मणा च सुविचार्यैव वृद्धिं भजन्तः वार्तावली वीक्षकाः नमस्काराः। अहमस्मि गवीषद् द्विवेदी। समादरं समभिवन्दनं मत्पक्षतः अपि स्वीकुर्वन्तु संस्कृतप्रियाः वार्तावली समीक्षकाः। अहमस्मि लता वसिष्ठः। दर्शकाः, यथा ग्रन्थारम्भे मङ्गलाचरणस्य महत्ता अस्ति प्रतिपादिता, तथैव कार्यारम्भे मङ्गलद्योतकानां सुभाषितानाम् अपि महती विशेषता अस्ति प्रकाशिता। तथ्यमुक्तं भोः। आयान्तु समीक्षकाः सुविचारसंवलितेन सुभाषितेन एव अद्यतनं वार्तावली संसारं समारभामहे। रुहते सायकैर्विद्धम् वनं परशुना हतं वाचा दुरुक्तं बीभत्सं न संरुहति वाक्शतम्। बाणों से बींधा हुआ तथा फरसे से काटा हुआ वन भी पनप जाता है, किंतु कटु वचन कहकर वाणी से किया हुआ भयानक घाव नहीं भरता। अतः मृदु वचन का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। A forest pierced by arrows and cut by axe also flourishes, but a terrible wound done by speaking, by saying bitter words, does not heal. So only soft words should be used. गवीश, सुविचारं श्रुत्वा श्लोकांशं स्मरामि। श्रूयतां धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चैवावधार्यतामिति। बहु सम्यक्। सुविचार श्रवणं व्यवहारकालेन एव फलवत् भवति। अतः दर्शकाः, व्यवहारविशिष्टः एव अस्ति अस्माकम् अग्रिमः एषः प्रवाहि वार्ता भागः अपि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवदिल्ल्याः प्रगति मैदानस्थले भारतमण्डपम् इत्यत्र अखिल भारतीय शिक्षा समागम कार्यक्रमं समारब्धवान्। अत्रावसरे सः पीएम-श्री इत्येतस्याः योजनायाः अन्तर्गतं धनराशेः प्रथमं पुटकमपि प्रकाशितवान्। 12 भारतीय भाषानूदित शिक्षाकौशल पाठ्यक्रमाधारितानि पुस्तकानि अपि विमोचितवान्। अत्र प्रधानमन्त्री अखिल भारतीय शिक्षा समागम कार्यक्रमं सम्बोधयन् केन्द्रीय शिक्षा कौशल विकासोद्यमिता मंत्री धर्मेन्द्र प्रधानः अभिनवां राष्ट्रिय शिक्षा नीतिं भारतीय दर्शन मूलत्वेन प्रतिपादितवान्। सः उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्री मोदी रवीन्द्रनाथ ठाकुर मदन मोहन मालवीयादि मनीषिणां परिकल्पनायाः अनुरूपं भारते शिक्षां समेधमानः अस्ति इति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवदिल्ल्याः प्रगति मैदानस्थले विश्वस्तरीयम् अन्ताराष्ट्रिय प्रदर्शनी सम्मेलन केन्द्र परिसरं भारतमण्डपम् इत्याख्यं राष्ट्राय समर्पितवान्। प्रायः 700-200 कोटि रूप्यकैः विकसिते एतस्मिन् परिसरे आहत्य 7 प्रदर्शनी परिसराः सन्ति। भारताध्यक्षतायाम् ऐषमः सितम्बर मासे एतस्मिन्नेव परिसरे G20 इत्येतत् सम्बद्धं शिखर सम्मेलनम् आयोजयिष्यते। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः ओडिशा राज्यस्य भुवनेश्वर स्थिते राजभवने विशेषरूपेण निर्बल जनजातीय समूहस्य सदस्यैः सह सम्भाषणं कृतवती। प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय इत्येतेन आयोजितायां राष्ट्रव्यापि संगोष्ठ्यां सहभागितां सा समाचरितवती। तत्र राष्ट्रपतिः धनात्मक परिवर्तनस्य वर्षः इत्येतस्य सम्मेलनस्य शुभारम्भमपि अकरोत्। तमिलनाडु यात्रायाः क्रमे केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः रामेश्वरम स्थिते मन्दिरे पूजाम् अनुष्ठितवान्। ततः अनन्तरं सः रामेश्वरम स्थले आयोजिते एकस्मिन् पुस्तक विमोचन कार्यक्रमे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई इत्येतत् पुस्तकं विमोचितवान्। इतः पूर्वं गृहमन्त्री पूर्व राष्ट्रपतये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वर्याय श्रद्धाञ्जलिम् अर्पितवान्। जीवने पुस्तकानाम् अतीव महत्त्वं निध्याय दिल्लीस्थिते प्रगतिमैदानस्थले प्रतिवर्षं पुस्तकमेलकायोजनं क्रियते। प्रवर्तमानवर्षे पुस्तकमेलकस्य 27 संस्करणम् आयोज्यमानमस्ति। पुस्तकमेलकमेतत् आगस्त् मासस्य 2 दिनाङ्कं यावत् प्रचलिष्यति।
करबला क्षेत्रे इमाम हुसैन इत्येतस्य तदीय-270 च प्राणाहुतिसंस्मरणे यौम ए आशुरा इत्येतत् आचरितं गतं। प्रायः 1400 क्रूरहिंसाचरणदिनं स्मर्तुम् इस्लामधर्मस्य सम्प्रदायविशेषजनाः करबलावीरान् स्मृतवन्तः। लते सद्यः प्रसारिताभिः प्रवाहिवार्ताभिः स्पष्टं भवति यत् सम्पूर्णे अपि विश्वे भारतीया दृष्टिः अनुशंस्यमाना अस्ति। तत्तु सत्यम्। अत एव भारतीय संस्कृतेः समाराधकाः अधिविश्वं वसन्ति, संस्कृतितत्त्वं तावत् सगौरवं समाश्रयन्ति। सत्यं। दर्शकाः, कार्यक्रमस्य अग्रिमे भागे अधुना क्रमः आगतः अस्ति प्रतिवेदनविशेषप्रस्तुतेः। एतदर्थम् अद्य सिङ्गापुरदेशस्य यत् संस्कृतितत्त्वं तदाश्रित्य एव वृत्तान्तं प्रस्तुमः वा? नूनं। दर्शकाः, अस्मदीय वार्ताहरः मुकुलद्विवेदी अचिरात् एव सिङ्गापुरं सम्प्राप्य तत्रत्यां संस्कृतिं वीक्षितवान्। आयान्तु तत्कृतम् एव वृत्तविशेषं पश्यामः अधुना। एशिया महाद्वीपस्य दक्षिणपूर्वदिशि इण्डोनेशिया मलेशिया देशयोः मध्ये एकः द्वीपीयदेशः अस्ति, यः स्वसंस्कृत्यै पर्यटनाय सामुद्रिकव्यापाराय च सकलेऽपि विश्वे प्रसिद्धः अस्ति। मलयभाषायाः सिङ्गापुर शब्देन अभिज्ञायते एषः देशः। सेजारा मेलायु इत्येतस्य मलयेतिहासस्य अनुसारं त्रयोदश्यां शताब्द्यां श्रीविजयराज्यस्य एकः राजकुमारः श्रीत्रिभुवनः साङ्गनीलोत्तमः वा एतस्मिन् द्वीपे समागतवान्। अत्र सः शुभसङ्केतरूपेण एकं सिंहं दृष्टवान्, तथा च तत्रैव सिङ्गपुरा नाम्नः एकस्य मण्डलस्य स्थापनां कृतवान्। मूलतः संस्कृतभाषायाः सिङ्गपुरशब्दात् निष्पन्नस्य शब्दस्य अभिप्रायः भवति सिंहानां पुरं नगरं वा। एतस्मिन् आधुनिक सिङ्गापुरे साम्प्रतम् आहत्य 55 लक्षाधिकजनाः निवसन्ति। अत्र ये नागरिकाः निवसन्ति तेषु केचन मलय सिङ्गापोरियन्स् अर्थात् मलयप्रदेशसम्बद्धाः सन्ति। सहैव चैनीस् सिङ्गापोरियन्स् अर्थात् चीनदेशसम्बद्धाः अथ इण्डियन् सिङ्गापोरियन्स् अर्थात् भारतसम्बद्धाः सिङ्गापुरवास्तव्याः सन्ति। अतएव अत्र मलय, तमिळ्, मैण्डरिन्, आङ्ग्ल इत्यासां भाषाणां प्रयोगः प्रामुख्येन भवति। एते जनाः सिङ्गापुरदेशे भिन्नभिन्नस्थलेषु निवसन्ति, तथा च तत्र स्वसंस्कृतेः स्थापत्यकलायाः भोजनव्यञ्जनादीनां च प्रचारं कुर्वन्ति। साम्प्रतम् अत्र वयं चीनदेशस्य संस्कृतेः दर्शनं कर्तुं शक्नुमः। अत्र आपणेषु चीनदेशस्य वस्त्राणि, सज्जावस्तूनि, भोज्यपदार्थाः च उपलभ्यन्ते। एतस्मिन् चाइना टाउन् स्थले एव भारतीयसंस्कृतेः ध्वजवाहकरूपेण स्थापितं श्री मरियम्मन् देव्याः मन्दिरम्। तमिळभाषायाः मरियम्मन् शब्दस्य अभिप्रायः भवति वर्षादेवी। मरियम्मन् देव्याः सम्बन्धः वृष्टिम् अतिरिच्य मसूरिकादिरोगेभ्यः रक्षणेन सह, तथा च पार्वती, काली, दुर्गा, रुक्मिणी, सीतादिदेवीभिः सह विद्यते। अस्य श्री मरियम्मन् देव्याः मन्दिरस्य स्थापना 17,000-तमे वर्षे श्री नारायण पिल्लै महोदयेन कृता। अत्र तमिळ्मूलस्य सिङ्गापुरवास्तव्याः पर्यटकाः अन्यजनाश्च भगवत्याः मरियम्मन् देव्याः दर्शनार्थम् आगच्छन्ति, मातुः कृपाप्रसादं च प्राप्नुवन्ति। एकतः तु एषः देशः स्वसंस्कृतेः कृते प्रसिद्धः अस्ति, अपरतः आकाशचुम्बीभवनेभ्यः, विज्ञानप्रौद्योगिक्याधारिताभ्यः नूतनकृतिभ्यः, मनोरञ्जकोद्यानेभ्यः, रात्रिकालीनद्युतिभ्यः, जलविहारेभ्यः, स्वच्छमार्गेभ्यः, सुन्दरस्मारकेभ्यः, नगरसञ्चालनव्यवस्थाभ्यः च प्रसिद्धः अस्ति। अत्र यानि पर्यटनस्थलानि प्रसिद्धानि सन्ति तेषु गार्डन्स् बाय द बे, सिङ्गापुर फ्लायर, मरीना बे सेण्ड्स्, सिङ्गापुर ज़ू, आर्ट म्यूजियम इत्येतानि स्थलानि प्रसिद्धानि सन्ति।
वर्तमानसमये सिङ्गापुरदेशः विकासशीलदेशानां समक्षम् अवश्यं द्रुततरविकासदृशा आदर्शरूपतां भजमानः अस्ति। सतताधुनिकविकासेन सह संस्कृतेः संरक्षणं प्रचारणम् अपि भवेत्। एतस्याम् एव दिशि सिङ्गापुरदेशीयाः भारतीयभावप्रभृतस्य वसुधैव कुटुम्बकम् इत्यस्य सिद्धान्तस्य परिपालने अपि यथा कथञ्चित् सर्वथा दृश्यन्ते सज्जाः। गवीश रोचकम् आसीत् वृत्तान्त प्रतिवेदनमेतत्। आम्, रोचकः गौरवख्यापकः च अस्ति सद्यः एव प्रधानमन्त्रिणा उद्घाटितः अन्ताराष्ट्रियसम्मेलनकक्षपरः पदक्रमः अपि। सत्यम्, अनुदिनम् उत्कृष्टतां भजमानस्य भारतस्य वासिनः साम्प्रतं बृहत्तमलोकतन्त्राय उपहारत्वेन समर्पितं भारतस्य प्रतिष्ठाद्योतकं च अन्ताराष्ट्रियसम्मेलनकक्षम् अवलम्ब्य तत्प्रकाशकं विवरणमिह अस्ति प्रस्तूयमानम्। भारतं भारतीयाः, भारतीया भावना, भारतीया संस्कृतिः। समग्रतः वयं राष्ट्रे जाग्रियाम पुरोहिताः इति। देशभक्तिभरितम् एतदेव वेदोक्तं वचनं साक्षात्कर्तुं कारयितुं च सन्ततं यत्नरतः प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पुनरपि भारते रचितवान् युगयुगान्तरेषु स्मर्यमाणम् अभूतपूर्वम् ऐतिह्यम्। समयः आसीत् राजधान्याः दिल्ल्याः प्रगतिमैदानस्थले नवभारतप्रतीकभूतस्य IECC काम्प्लेक्स् इत्येतस्य विश्वस्तरीयान्तर्राष्ट्रियप्रदर्शनी सह सम्मेलनकेन्द्रस्य समुद्घाटनस्य। भारतस्य सांस्कृतिकरिक्थेन सम्प्रेरितस्य जगतः शीर्षस्तरीयान्तर्राष्ट्रियप्रदर्शनी सह सम्मेलनकेन्द्रस्य उद्घाटनात् प्राक् सर्वादौ प्रधानमन्त्री मोदी मन्त्रोच्चारसहितं विधिविधानपुरस्सरं सनातनपरम्परा प्रतीकभूतां पूजां विधाय जगत्कल्याणं प्रार्थितवान्। ततः च प्रधानमन्त्री सम्मेलनकेन्द्रस्य निर्माणे लग्नान् श्रमजीविनः अभिनन्दितवान्। विश्वस्तरीय सुविधा संवलितस्य आधुनिकशक्तिसमृद्धिसंयुतात्मनिर्भरभारतस्य प्रतीकभूतस्य एतस्य केन्द्रस्य नामकरणं भारतमण्डपम् इति प्रधानमन्त्री ड्रोन् इत्यस्य उड्डयनेन सह यदा विहितवान् तदा सकलेन विश्वेनापि एतत् अलौकिकं दृश्यं नयनगोचरीकृतम्। प्रायः 1.5 वर्गमीटरमिते व्यापृते भूभागे निर्मितस्य भारतीयपरम्परया प्रेरितस्य शङ्खाकारसम्मेलनकेन्द्रस्य एतस्य गणना विश्वस्य 10 प्रदर्शनी सह सम्मेलनकेन्द्रेषु भविष्यति। भव्यं सम्मेलनकेन्द्रमेतत् भारतस्य अध्यक्षतायाम् आयोक्ष्यमाणस्य G20 इत्येतस्य समूहस्य राष्ट्राध्यक्षाणाम् आतिथ्यावसरम् अपि प्राप्स्यति। अत्र 16,100 देशानाम् इंटरनेशनल सोलर अलायन्स इत्येतस्याः अन्ताराष्ट्रियोर्जासंयुतेः द्योतकं सूर्यद्वारं च अस्ति। भारतीयपरम्परया प्रेरिता अस्ति भव्यसम्मेलनकेन्द्रस्य एतस्य वास्तुकला, यत्र शून्यतः भारतीयान्तरिक्षानुसन्धानसङ्घटनं यावत् भारतीयविज्ञानस्य कथाद्योतकानि प्रगतिचक्राणि सन्ति। विश्वसंरचनायाः आधारं सन्दर्शयन्ति 5 महाभूतानि सन्ति। भारतद्वारा विश्वाय समर्पितः योगः अपि अत्र अस्ति। देशस्य विभिन्नेभ्यः प्रान्तेभ्यः सविशेषं सङ्कलितसामग्री कलादिसम्मिश्रणैः निर्मितं IECC काम्प्लेक्स् इत्येतत् भव्यं भवनरूपम् एकं भारतं श्रेष्ठं भारतम् इत्येतस्य अस्ति उत्तमम् उदाहरणरूपम्। नूनं हि एतत् आत्मनिर्भरभारतस्य भावनया भारतार्थिकप्राविधिकोत्कृष्टतायाः अन्वीक्षणप्रतीकम् अथ नवभारतस्य निर्माणदिशि प्रमुखं पदक्रमस्वरूपम् इति। वार्तावलीवृत्तं DD न्यूस्।
बहुशोभनं भारतीय प्रगतिः भारतवासिनः सदैव उत्कृष्टताम् अनुभावयति। उत्कृष्टतां तु अनुभावयन्ति भारतीय संस्कृति समुन्नायकाः अपि। तेषु एव संस्कृति समुन्नायकेषु अन्यतमः प्रविधिपटुः च अस्ति जर्मनी वास्तव्यः भास्कर काम्बले वर्यः। दर्शकाः भास्करमुखेनैव भारतीय संस्कृति समुन्नायिकायाः तदीयलेखन्याः विशेषतां प्रकाशयितुं प्रस्तुमः एतं साक्षात्कारविशेषम्। अभियांत्रिकी विशेषज्ञाय अथ विशिष्ट पुस्तकलेखकाय अत्र भवते डॉक्टर भास्कर काम्बलेवर्याय वार्तावल्याः साक्षात्कारसरण्यां सस्वागतं नमः अस्तु। महोदय, मम प्रथमः प्रश्नः एषः यत् अभियांत्रिकी क्षेत्रेण सम्बद्धः सन्नपि भवान् विशिष्टपुस्तकानि लिखति, नाम संस्कृतितः सम्बद्धानि पुस्तकानि लिखति। परम् अत्र रुचिः कथं वृद्धा एतस्मिन् विषये, यतोहि अभियांत्रिकी विषयः कश्चन भिन्नः विषयः, अतः नाम तत्र इतिहासविषयः भिन्नः, कथमिव रुचिः जागृता एतद्विषये अहं ज्ञातुकामः। फिजिक्स में जब पीएचडी कर रहा था तो मैं गणित के साथ में बहुत ही गणित का बहुत उपयोग किया करता था। मैं फिजिक्स में बहुत ही महत्वपूर्ण है गणित, तो इससे गणित में मेरा पहले से रुचि थी। लेकिन गणित के इतिहास के विषय में मेरी यह मान्यता थी, जैसे कि बहुत ही मुख्य मान्यता यह है कि गणित का विकास प्राचीन ग्रीस में हुआ और यूरोप में हुआ, और इसके संदर्भ में मुझे भारतीय सभ्यता के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी इसके बारे में। बस शून्य और संख्या यहाँ पे विकसित हुए थे, इनका शोध यहाँ हुआ था, बस इसके अलावा मुझे और कुछ पता नहीं था। तो 2009 में जब मैं पीएचडी कर रहा था तो एक मेरे जानकार ने मेरे साथ भोजन पे ऐसे ही बोल दिया कि पाइथागोरस थ्योरम जिसको कहते हैं हम, वो भारत में शुल्पसूत्रा में 2-3 शताब्दी पहले, पाइथागोरस के पहले उसमें इसका वर्णन किया गया है। तो मैंने तो उस समय इसको डिसमिस कर दिया। मैंने सोचा कि ये तो सिर्फ हिंदू राइट विंग प्रोपागेंडा की बात है, क्योंकि मेरे मन में भी हिंदू सभ्यता मतलब जातिवाद और अंधविश्वास, इसके साथ मेरा कनेक्शन था। तो मैंने उसको ऐसे ही उसको महत्व नहीं दिया, मैंने उसमें जो बोला। लेकिन 2012 में जब मैं जर्मनी में पोस्ट डॉक कर रहा था, मैं इस विषय में थोड़ा ज्यादा रुचि लेने लग गया और मैंने धर्मपाल की एक पुस्तक पढ़ी, हिस्ट्री ऑफ साइंस इन टेक्नोलॉजी इन द 18th सेंचुरी। तो उसमें उन्होंने जॉन प्लेफेयर का एक आर्टिकल रिप्रोड्यूस किया था, जिसमें 18वीं शताब्दी के एंड में प्लेफेयर ने हिंदू एस्ट्रोनॉमिकल टेबल्स का वर्णन किया था, और उसमें उसने लिखा था कि यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग किया जा रहा है एक्लिप्सिस, ग्रहण को प्रेडिक्ट करने के लिए। तो मैंने ये इससे बहुत हिल गया मैं कि मैंने मेरी जानकारी हिंदू सभ्यता के बारे में कितनी कम है, स्पेशली मैथमेटिक्स, गणित के विषय में। तो मैंने इससे बहुत ही इंटरनेट पे शोध करना शुरू किया, रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ना शुरू किया, पुस्तकें पढ़नी शुरू की, और मैं इस नॉलेज से, इस जानकारी से पूरा हिल गया। क्योंकि ये जो मान्यता थी कि गणित प्राचीन ग्रीस और यूरोप से में विकास हुआ था, तो ये मान्यता पूरी तरह से हिल गया मेरे अंदर। तो मुझे लगा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, जो ज्यादा से ज्यादा लोग इसके साथ परिचित हो जाए। तो इस बात को लेके मुझे प्रेरणा मिली इस किताब को, इस पुस्तक को लिखने के लिए। तत्र भवदीयं प्रसिद्धं पुस्तकम् अस्ति द इम्पेरिशेबल सीड, तत्र हाउ हिंदू मैथमेटिक्स चेंज्ड द वर्ल्ड एंड व्हाई दिस हिस्ट्री वाज इरेज्ड इति। तत्रत्यं विषयवस्तु किमस्ति इति साधारणदर्शकान् भवान् कृपया विज्ञापयतु, यतोहि बहु प्रसिद्धं पुस्तकं सर्वैः भारतीयैः पठनीयम् इति प्रतिभाति। इस पुस्तक में 3 उद्देश्य है जो मैंने इसमें इस पुस्तक को लिखने में मैंने फॉलो किया है। तीन उद्देश्य यह है कि एक तो मुझे यह हिंदू सभ्यता में जो गणित शास्त्र का जो विकास हुआ था, इसके जो उपलब्धियां हुई थी, इनको प्रस्तुत करने का ये मेरा पहला उद्देश्य था। क्योंकि साधारणतया लोगों को ऐसा लगता है कि शून्य और संख्या भारत से आए हैं, लेकिन इससे ज्यादा जानकारी नहीं होती। लेकिन मुझे ये दिखाने का उद्देश्य था कि इसमें बहुत सारा जो हम स्कूल में पढ़ते हैं, मोस्ट ऑफ इट हिंदू मैथमेटिक्स से आता है वो। तो ये तो मेरा एक था, द अचीवमेंट्स ऑफ हिंदू मैथमेटिक्स टू शोकेस दैट, ये तो मेरा पहला उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य यह था कि ये हिंदू मैथमेटिक्स, गणित शास्त्र का बहुत घनिष्ठ संबंध है हिंदू फिलॉसफी को लेके, और तो हिंदू सभ्यता में ज्ञान विज्ञान का जिस तरह से उसका फ्रेमवर्क है,
जिस तरह से उसको फॉर्मुलेट किया गया है, तो उसका गणित शास्त्र के साथ बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। तो जैसे कि स्वयं पुस्तक का नाम द इम्पेरिशेबल सीड, ये आता है भगवत गीता के एक 9वें चैप्टर के 18वें वर्ष से, बीजम अव्ययम। तो इसमें यह बीज गणित के साथ इसका संबंध है। बीज गणित जिसको हम साधारणतया अलजेब्रा कहते हैं, हिंदू सभ्यता में उसको बीज गणित या अव्यक्त गणित कहा गया था। और परा अपरा विद्या, परा अपरा प्रकृति, ये सब जो आइडियाज है, इसका भी बहुत घनिष्ठ संबंध है हिंदू मैथमेटिक्स के साथ। तो ये मेरा दूसरा उद्देश्य था। तीसरा उद्देश्य यह था कि लोगों में इसके बारे में जानकारी क्यों नहीं है, क्यों, मतलब व्हाई आर द पीपल नॉट अवेयर ऑफ हिंदू मैथमेटिक्स इन टूडेज वर्ल्ड। इसको मैंने इन्वेस्टिगेट किया है इस पुस्तक में, और इसमें बहुत सारे डिफरेंट रीजंस है कि because of which there is not much awareness of this subject in the present population, in the present times. तो ये 3 उद्देश्य थे जो मैंने फॉलो किए हैं इस पुस्तक को लिखने के लिए। विशिष्टम् उदाहरणं किञ्चित् प्रस्तौति वा, यत्र भारतीयगणितशास्त्रं वस्तुतः नाम बहु विशिष्टम् इति एवं प्रतीयेत, तथा किमपि विशिष्टम् उदाहरणम् अत्र साक्षात् प्रस्तुतिः भवितुमर्हति वा? कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स अगर दिया जाए हिंदू मैथमेटिक्स के हिस्ट्री में से, तो एक तो आता है मेरे मन में इमीडिएटली, वो है यह फिबोनाची सीक्वेंस, जिसको आज फिबोनाची सीक्वेंस के नाम से जाना जाता है। अस्तु। और this was actually developed in the Hindu civilization by Veerahanka Hemachandra much before Fibonacci, about 9th 10th centuries के आसपास। एंड इसका डेवलपमेंट हुआ था प्रोसोडी, छंद शास्त्र के कॉन्टेक्स्ट में। और फिर छंद शास्त्र के कॉन्टेक्स्ट में एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट था, वो मेरू प्रस्तार, जो आज पास्कल ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। So Meru Prastara was described by Pingala in his Chanda Sutra much earlier, 5th century BC or so. फिर Pingala also had described given a description of the binary number system, क्योंकि he wanted to make the transition between the index of the chandas, the rhythmic meters, and the meters themselves. So this was this is also a very interesting development in the history of Hindu mathematics. Then there are other very interesting aspects like I'm giving just a few very specific examples. एक तो ये था कि the development of calculus in Kerala. तो इसका बहुत लंबा इतिहास है, all the way starting from आर्यभट्टा in the 5th century से लेके to the Kerala mathematicians. तो आज जो हम लाइबनिज सीरीज के नाम से जानते हैं, या फिर ग्रेगोरी सीरीज के नाम से जानते हैं, या जो आज कल टेलर सीरीज के नाम से जानते हैं, so this was developed by the Kerala mathematicians like Madhava, Nilakantha, Jeshtadeva, and they had given a huge body of work they created with all the information in there. एंड बहुत इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि दिस नॉलेज, आज हम सोचते हैं कि कैलकुलस वाज डेवलप्ड बाय न्यूटन एंड लाइबनिज इन यूरोप, बट द फैक्ट इज दैट यूरोप उस समय में अराउंड 15-16 सेंचुरीज में यूरोप को needed a lot of astronomical knowledge and calendrical knowledge. So they sent Jesuit missionaries to India, trained by Christophe Clavius, and then these Jesuit missionaries, उन्होंने ये the knowledge, they were in search of this knowledge, and there is considerable circumstantial evidence that this knowledge traveled to Europe from Kerala to become the calculus of today. तो जैसे कि Galileo, he was in touch with the Collegio Romano in Italy, he was in touch with the Jesuit priests. Leibniz का भी बहुत deep correspondence है Jesuit priests के साथ. It is all documented, his correspondence. So yeah. So ये कुछ बात है जो मैं बता सकता। अस्तु महोदयाः, गणितविषये नूनम् अस्मदीय दर्शकाः लाभान्विताः भवेयुः इत्येव अहम् अभिकाङ्क्ष्य अत्र भवते नमः समर्पयामि, धन्यवादं च समर्पयामि। धन्यवादः। धन्यवाद। दर्शकाः, कार्यक्रमम् अग्रे सारयामः। अग्रिमं सङ्गीतमयं क्रमं च साम्प्रतं प्रस्तुमः। अभयारण्यम् अभयारण्यम् अभयारण्ये नास्ति
गूर्जति व्याघ्रः गर्जति नर्दति गजः उच्चैश्च नर्दति गजः उच्चैश्च अभयारण्यम् अभयारण्यम् अभयारण्ये नास्ति भयम् अभयारण्ये के सन्ति वृकः शृगालः शल्यः च वृकः धावति शृगालः च धावति शल्यः वेगेन धावति शल्यः वेगेन अभयारण्यम् अभयारण्यम् अभयारण्ये नास्ति भयम् अभयारण्ये के सन्ति शशकः कपिः हरिणः च शशकः कूर्दति कपिः कूर्दति कूर्दति हरिणः उच्चैश्च कूर्दति हरिणः उच्चैश्च वीक्षकाः साम्प्रतं कार्यक्रमप्रस्तुतिक्रमे विरामसूचकः कालः विरामं सूचयति अस्मान्। अस्तु अग्रिमे सप्ताहे अंकं विशिष्टं संसाध्य समाने दिने समाने एव समये पुनरागमिष्यामः। नमो नमः। मनोबुद्ध्यहङ्कारचित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायुः न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोशः न वा पाणिपादौ न चोपस्थपायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवो